नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रीएम्बल और कौन लेके आया था? अमेरिका पहला देश था जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रीएम्बल ले आ चुका था। प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको ही आप इसेंस बोल सकते हो या फिर इसको समरी बोल सकते हो। एन ए पालखीवाला जो थे, जो इमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रह चुके हैं, उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। बेसिकली देखा जाए तो ये एक ड्राफ्ट था। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसमें 3 चीज़ें ऐड करी गई थी, जो सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 थी। चलिए देखते हैं प्रीएम्बल में एक्चुअली है क्या। ये टेक्स्ट जो है स्टार्ट टू एंड, ये होता है प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. बेसिकली देखा जाए तो इसमें अलग अलग पार्ट्स दिख जाएंगे आपको, जिसमें आता है सबसे पहले सोर्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है सोर्स। हम है कौन? हम है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये है डेट जब इसको अडॉप्ट किया गया था। पहला वर्ड आता है सोवरेन। सोवरेन क्या है? सोवरेन का मतलब है कि इंडिया किसी पर डिपेंडेंस नहीं है या फिर कोई डोमिनियन नहीं है इस पे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। मतलब इस पर किसी की भी अथॉरिटी नहीं है और इसको खुद के ट्रेड करना, खुद के अफेयर्स करना, जो भी होंगे, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, वो फ्री है। मतलब फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। 1949 में कॉमनवेल्थ के अंतर्गत फुल मेंबरशिप इंडिया को मिली थी, जिसमें ब्रिटिश क्राउन हेड रह चुके थे। तो उस टाइम पे ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था, जिसकी वजह से ये इंडिया के सोवरेनिटी पे कुछ भी आंच नहीं पहुंचा चुका था। सेम वे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम भी था। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ इंडियन स्टेट। मतलब इंडिया जो है सोवरेन स्टेट होने की वजह से अपने स्टेट का पार्ट किसी भी कंट्री को दे सकती है या फिर किसी कंट्री का पार्ट अपने अंदर ले सकती है। इसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है क्या? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये टर्म ऐड करी गई थी। इसके पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख किया गया है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, याद रखना, एंड इट्स नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? ये एम करता है टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बेसिकली देखा जाए तो इंडियन सोशलिज्म एक ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है, लीनिंग हेवीली टुवर्ड्स गांधीज्म सोशलिस्ट। मार्क्सिज्म क्या बोलता है? मार्क्सिज्म में होता है कि एक कद्दू है आपके पास, 4 लोग हैं, ये 4 पार्ट बनाओ, 4 बांट दो। लेकिन गांधीज्म में ऐसा नहीं होता। गांधीज्म में होता है कि आपके पास रिसोर्स है, वो रिसोर्स है आपके पास, लेकिन वो रिसोर्स आपको पाना होगा तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी पाने की सबको।
ठीक है। उसके बाद आता है सेक्युलर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब होता क्या है? सेक्युलर का मतलब होता है कि ऑल रिलीजन इन कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब हर एक रिलीजन को इरिस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मतलब कितने भी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलेगा। आर्टिकल 25 से 28 में जिसमें लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें आप ये चीज जान सकते हो। वो फंडामेंटल राइट में हम बाद में देख सकते हैं। अगला वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होता क्या है? सोर्स ऑफ द पावर इज टू द पीपल। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में डायरेक्ट पावर होती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया में होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसमें दो फॉर्म्स होते हैं, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जहां पे हम एक एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करके देते हैं जो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। जो भी पॉलिसीज फॉर्म करेंगे, एक्शंस लेंगे, उसके लिए हम एक पर्सन इलेक्ट करके देते हैं। बेसिकली ये वही है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। सोर्स ऑफ द पावर इज टू द पीपल। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें दो टाइप्स है, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है प्रेसिडेंशियल। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जहां पे हम एक पर्सन को इलेक्ट करके देते हैं जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और उसके एक्शंस के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हम फेयर, फ्री और टाइमली इलेक्शन के थ्रू करते हैं। अगर किसी जगह पे अगर फेयर इलेक्शन है और उसके बाद वो टाइमली नहीं हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए हमारे पे 5 साल में होते हैं, अगर मान लीजिए कि वहां पे 10, 20, 15 साल के बाद इलेक्शन के लिए पूछ नहीं रहे हैं, तो वहां पे डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस कहीं नहीं आता है। डेमोक्रेटिक होता है जो ब्रॉडर वे में है, वो बस पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक इसका भी समावेश किया गया है। उसके बाद आता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप में होती है, जिसमें एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की में होता है हेड ऑफ द स्टेट, जिसको किंग और क्वीन कहा जाता है, जो कि हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करता है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन है। और रिपब्लिक में होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स पीरियड, फॉर एग्जांपल यूएसए। हमारे केस में नो किंग और इलेक्टेड हेड होता है। देखा जाएगा तो रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड। हम इलेक्ट करके देते हैं, उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो कि फिक्स पीरियड ऑफ 5 years के लिए होता है, राइट। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। One, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king। मतलब अगर देखा जाए को तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी पूरे लोगों में है, एक पर्सन में नहीं है किसी भी। और सेकंड है कि यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, इसलिए जो भी पब्लिक ऑफिसर्स है वो सब लोगों के लिए, सब सिटीजन्स के लिए खुले हैं। उसके बाद वर्ड आता है जस्टिस। जस्टिस है क्या? हमें एट द एंड ऑफ द डे चाहिए जस्टिस। जस्टिस तीन टाइप का होता है, एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोला जाता है, और एक होता है पॉलिटिकल। सोशल में आता है कि हमारा अपने सेक्स, रिलीजन, कास्ट, कलर को लेके हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। इकोनॉमिक में आता है कि अपनी प्रॉपर्टी या फिर हमें पैसे या हमारी इनकम को लेके हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार ना करा जाए। और पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज करता है
कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिले, जहाँ पे हर गवर्नमेंट ऑफिसेज में इक्वल वॉइस भी हो। उसके बाद आता है वर्ड इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसमें 3 टाइप के इनइक्वालिटीज है, एक सिविक, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक। सिविक में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 डिस्कस करे जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स में हम आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल में आर्टिकल 325, जिसमें बोला गया है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। और आर्टिकल 326 के अंतर्गत ये बोला गया है कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी में हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पे भी इक्वलिटी पूरी तरीके से डिस्कस करी गई है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी ये होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग और कंट्री की सिटीजनशिप अलग है। लेकिन अपने यहाँ पे पूरे स्टेट और कंट्री में बस एक ही सिटीजनशिप है। उसके पीछे का इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए। यहाँ पे एवरी पर्सन ऑफ इंडिया शुड हैव द कॉमन थ्रेड, मतलब हम नेशनल डे, नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, ये सब एक ही फॉलो करते हैं। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, जबकि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो कि स्टेट में अलग और उनकी कंट्री में अलग है। फंडामेंटल ड्यूटीज में सीधा बोला गया है कि a citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। इसके बाद आता है significance of preamble। The preamble embodies the basic philosophies and fundamental values, political, moral and religious, on which the total constitution is based। According to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic। और फाइनली आता है फैक्ट्स अबाउट preamble। क्या preamble पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? इसमें भी 2 केसेस हो गए थे। एक बेरीवारी यूनियन केस था 1960 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको ओवररूल करा था केशवानंद भारती केस ने 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला था कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या ये अमेंड हो सकता है? जैसे कि देखा गया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1976 में 3 चीजें इसमें ऐड की गई थी। इसका मतलब ये अमेंड हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अगर अमेंड करा जा रहा है, इसमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो ये था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।